कर्फ्यू। अचानक ही स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी, मगर ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि इसकी वजह स्कूल बंद होना नहीं, शहर बंद होना था। हर कोई कह रहा था कि कर्फ्यू लगा है, पर मुझे ये वजह ख़ास समझ में नहीं आई। इसलिए मैंने अपना मतलब छुट्टियों और उन्हें खर्च करने तक सीमित रखा। बीच बीच जैसे माँ ने सिखाया, ठीक उसी ढंग से आंख बंद करके छुट्टियाँ बढ़ जाने की दुआ मांग लिया करता था। वैसे उस वक्त मुझे दुआ का मतलब पता नहीं था। घर बिल्कुल वैसा था जैसा छोटे शहरों में किराए के घर होते हैं, पर जिस कैंपस में था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए बाहर की हवा मेरी आवारागर्दी को छू भी ना सकी। बस मनाही थी तो इस बात की, कैंपस जितना बड़ा गेट जो कार और स्कूटर के लिए अलग अलग ढंग से खुलता था, उससे बाहर या किसी को अंदर आने के लिए 1 से 3 का वक्त मुकर्रर था। अंदर लाने की बात का जिक्र मैंने अपने दोस्त इमरान के लिए किया, जिसका नाम इमरान नहीं था। यह मुझे अच्छे से याद है, पर इस वक्त न जाने क्यों यही नाम उसके असल नाम के करीब लग रहा है। इमरान शहर बंद होने से पहला मेरा दोस्त नहीं था, या यूं कहूँ कि इससे पहले इस शक्ल सूरत का इमरान नाम का लड़का है। मैं ये भी नहीं जानता था, हालांकि मैं वसीम अंकल, जो कि इमरान के पापा और कैंपस के ठीक सामने वाली छोटी सी दुकान वसीम जनरल स्टोर के मालिक थे, उन्हें अच्छे से जानता था। घर का सारा सामान वहीं से आता था, और अब मेरा एक दोस्त भी दिन में 1 से 3 के बीच, क्योंकि शहर के साथ साथ दरवाजे, खिड़कियाँ और दुकानें भी बंद थीं और सिर्फ 1 से 3 के बीच ही खुला करती थी। क्यों और किसके कहने से पता नहीं, मैंने तो धर्म की तरह बस मान लिया था। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कैंपस के अंदर बच्चों का अकाल पड़ा था, बिल्कुल भी नहीं। कोई 4-5 बच्चे तो किसी भी पहर पाए जा सकते थे। होमवर्क और घर वालों की गिरफ्त से आज़ाद, खेलने के लिए अपने निजी साधन और सोच के अलावा एक मैदान जो उस उम्र के हिसाब से काफ़ी बड़ा था, और एक झूला मौजूद था। मैदान की लगभग पूरी चौड़ाई में फैले करौंदे के पेड़ के बगल में हर एक श्रृंगार का पेड़ था, जो ठीक उस तरह से हर सुबह अपने फूल झाड़ दिया करता था जैसे हमने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं। और मैं उन्हें उठा लिया करता, सूंघने या सजाने के लिए, खेलने के लिए। उन्हें सीख झाड़ू से चुराई सीखों पर रखकर जिशान और मैं तलवारबाजी किया करते, जिसका फैसला फूल के फना होने जाने से होता। मैंने अपने इस खेल में चाइनीज़ मूवी की आवाज़ें भी शामिल कर ली थीं, जिसे इमरान भी बाद में दोहराने लगा था, बेहद ही अजीब से अंदाज में। जब तक फूल रहते हमारा ये खेल चलता रहता, ना जीतने वालों को कुछ मिलता, ना हारने वाला को कुछ जाता। कुछ ही दिनों में इस खेल को पुराने संदूक की तरह हमने एक कोने फेंक दिया और नई बातें करने लगे, क्योंकि हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के लिए नए थे। फिर हम दोनों ने भगवान और अल्लाह की ताकत का एक कंपटीशन किया। दोनों ने एक दूसरे को हारा हुआ माना और ख़ुद को जीता हुआ। दोनों अपने में खुश थे। घर लौट के मैंने इमरान के घर और मज़हब से जुड़े कई सवाल अपनी माँ से किए। बदले में कुछ नए सवाल मिले। अगर उस समय मैं किसी बड़ी क्लास में होता तो इस दिमागी उथल पुथल को मैं सवालों का न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा कुछ बोल देता, पर अगर मेरी उम्र इतनी होती तो सवालों का नक्शा काफ़ी अलग ही होता। हर सवाल के इर्द गिर्द एक अजीब का घेरा था, डर का।
ऐसा डर जो मुझे रोक रहा था इन सवालों को घर वालों के सामने रखने से, जैसे सवाल ना होकर वो गलतियाँ हों, प्लास्टिक की कुर्सी में आग लगा देने जैसी, चुप्पी बनाए रखने जैसी। असल में डर उन घेरों के बाहर निकल जाने का होता है, जैसे कि हम आज हैं डरे हुए। हम चाहते हैं कि कहीं से कोई घेरा आ जाए और हम उसके अंदर सांस लेने लगें, गहरी शांत सांसें, ऐसी सांसें जिन पर रंगों की परतें ना चढ़ी हो, जिन्हें फूंक फूंक कर अपनाना पड़े। पर अब घेरा मिट चुका है। जाहिर है मुझे सवालों के जवाब नहीं मिले, पर जिसान ज़रूर मिला। अगले दिन वहीं कैंपस के गेट पर 1 से 3 के बीच उसने मुझे बताया कि उसके घर वाले राम, सीता, कृष्णा और लौकी की दही वाली सब्ज़ी के बारे में जानते हैं। ये सुनकर मैं खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा, इसलिए मैंने भी लौकी की सब्ज़ी की तरह जल्दी जल्दी कुछ बातें बना दी। फिर हमने अपने 2-4 पुराने खेल खेले और बाय कहा, पर मैं वापस ना आ सका। घर के अंदर होने के बावजूद भी मैं ठीक वहीं खड़ा था जहां मैंने जिशान को झूठ बोला था, क्योंकि उस दिन मैंने एक बात सीखी थी कि झूठ का एक अजीब सा कड़वापन होता है जो आपकी ज़बान से चिपका रहता है। उस पर आप लाख चीनी रख लो या थूक लो, वो आसानी से जाता नहीं है और आपके ख्यालों को डसता रहता है। मैंने तय कर लिया कि मैं अगले दिन इमरान को सच बोल दूंगा, और अगला दिन होते होते मैंने अपने ज़मीर को मना लिया कि इस बार जाने दे, आगे से नहीं होगा। और आज तक वैसा ही है, हर दफ़ा मना लेता हूँ। खैर, अब तक शहर के इस बंद में 2 संडे बीत गए थे और तीसरा कतार में था। जितने दिन बीतते जाते थे मेरी और इमरान की खुशी बढ़ती जाती थी। अब हम दोनों साथ ही में दुआ करने लगे थे। उसने मुझे दुआ का मतलब भी समझा दिया था। एक बार तो हमने सोचा ऊपर वाले को कंफ्यूज करते हैं। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और मैं हाथ फैला के। हम दोनों ने तय किया कि ये बात हम अपने घर वालों को तब बताएंगे जब दुआ कबूल हो जाएगी। फिर हम भूल गए। बात ज़्यादा बड़ी नहीं थी ना। अभी तक हम दोनों एक बार भी एक दूसरे के घर नहीं गए थे, पर शायद ही घर का कोई ऐसा कोना या शख्स था जिसे हम नहीं जानते थे। शायद यही वजह दोनों एक दूसरे के घर जाना चाहते भी थे और नहीं भी, पर हमने इतना सोचा नहीं क्योंकि हम छोटे थे। हम एक दूसरे के खेलों और खेलने के ढंग को काफ़ी अच्छी तरह समझ चुके थे, और जितना हम सोच रहे थे शायद उतने अलग थे भी नहीं। जैसे कि उसके यहाँ भी सिवैयाँ बनती थी जो मैंने उसके टिफ़िन से खाई थी। थोड़ी अलग भले ही थी, पर थी सिवैयाँ ही। एक आध बार माँ को घुमा फिरा के बताने की कोशिश की थी कि मुझे वैसी वाली खानी है, पर सब कुछ बोल कर भी इमरान के टिफ़िन का नाम नहीं ले सका, क्योंकि मैं इमरान को जानता हूँ। ये बात उन्हें पता नहीं थी। बता सकता था मैं कि हाँ, इमरान मेरा नया और एक बहुत अच्छा दोस्त है, कैंपस के बाकी बच्चों से अच्छा। वो आपको भी जानता है और आपकी दही वाली लौकी की सब्ज़ी को भी, पर पता नहीं क्यों नहीं बताया मैंने। छुट्टियाँ ठीक तीसरे संडे पर ख़त्म हो रही थीं। जिशान के मुंह से यह बात सुनते ही मैंने चाइनीज़ फाइट सीन वाली आवाज़ें निकालना बंद कर दी और एक बुनियादी सवाल पूछ डाला, क्यों? मामला शांत जो हो गया है, इमरान ने बिना ज़्यादा सोचे जवाब दिया, और अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ में घर का कोई बड़ा आकर बैठ गया हो। कैसा मामला? मेरा अगला सवाल किसी कुतूहली बच्चे की तरह अपने पंजों के बल उछल पड़ा।
कुछ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था यार, ऐसा उसने अपना दायां हाथ मेरे बाएं कंधे पर रखते हुए बोला। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।